हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीसी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 30 मार्च 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस देश में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हैं। तो ये हो रहा है फ्रांस में। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना द्वारा ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मॉडिफाइड उड़ान की समय सीमा कितने वर्ष के लिए निर्धारित की गई है? 10 ईयर के लिए, 2026 से लेकर 2036 के लिए। गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल प्राइज 2026 पाने वाले पहले जर्मन गणितज्ञ कौन बने हैं? गर्ड वाल्टिंग्स। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला की पूर्ति के लिए कितने अधिकार प्राप्त समूह, जिसको हम कहते हैं एम्पावर्ड ग्रुप, का गठन किया गया है? 7। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली स्तुति प्रधान का संबंध किस राज्य से है? तो ये है सिक्किम से। किस राज्य द्वारा निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 मार्च को, जिसकी थीम थी थिएटर एंड द कल्चर ऑफ द पीस। ठीक है, तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो है 2021 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। 2 दशक से भी ज़्यादा लंबे समय का इंतजार के बाद जो है ये जेवर जो है ये बन के तैयार हो रहा है, और इसका ये एशिया का सबसे बड़ा जो है एयरपोर्ट बना है, जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन तो किया गया है, लेकिन इस परियोजना को जो शुभारंभ है वो जनता के हाथों के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेशनल फैक्ट देखें तो अरावली पर्वतमाला की समान परिभाषा तय करने के लिए बनाई गई 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ टीम के प्रस्तावित अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने कंचन देवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा दिनों तक सरकार प्रमुख रहने का किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? पवन कुमार चामलिंग का। हाल ही में किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? इजराइल के द्वारा। सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए देश भर में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों को जो है वैक्सीन लगाई गई थी, HPV वैक्सीन। ठीक है, और इसका जो है शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था अजमेर शहर, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, और इजराइल के संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जो है पहले क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं। और इसके अलावा जो है नरेंद्र मोदी जी के जो मन की बात है इस कार्यक्रम पर शोध के लिए PhD डिग्री प्रदान किया गया एक वरिष्ठ पत्रकार को, जिनका नाम है हरीश चंद्र बरनवाल। और असम के नेशनल हाईवे 37 पर बनी पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा C-130J विमान से लैंडिंग की गई थी। इसके अलावा जो हाल ही में जो है एक जो है पोलिंग हुई थी, जिसमें जो है नरेंद्र मोदी जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता भी बनकर उभरे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा मिशन गगनयान के G1 चरण का प्रक्षेपण किस वर्ष करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ये निर्धारित किया गया इसी साल 2026 में। ठीक है, तो मिशन गगनयान G1 को इसी वर्ष प्रक्षेपित किए जाने का लक्ष्य है, जबकि वीनस ऑर्बिटर मिशन गगनयान G2 और चंद्रयान 4 की बारी अगले साल आएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है चंद्रयान 5 जो है ये 2028 में लॉन्च किया जाएगा जापान स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर। ठीक है, तो इसरो के द्वारा ही जो है आगामी मानव युक्त मिशन गगनयान के लिए जो है ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा इसके जीवन का जो कक्षीय प्रक्षेपण है, जो पहला कक्षीय प्रक्षेपण है, ये 2026 में किया जाएगा।
और इसके अलावा जो है अमेरिका का संचार उपग्रह था ब्लूबर्ड 2। इसको इसरो के ही रॉकेट एलवीएम 3 मार्क 6 से लॉन्च किया गया था। इसरो के द्वारा स्वदेशी धूलकण डिटेक्टर द डस्ट एक्सपेरिमेंट ने धूलकण का पता लगाया था। और इसरो के द्वारा 2026 का पहला मिशन जो लॉन्च किया गया था उसका वो किया गया था रॉकेट से, उसका नाम था PSLV-C62। और ये जो PSLV-C62 से जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो उसका नाम था EOS-N1। ठीक है। और इसके अलावा जो है आगामी जो चंद्रयान मिशन 4 जो कि अगले साल लॉन्च करने की डेट है, इसके लिए जो लैंडिंग साइट फाइनल की गई उसका नाम है, जो मून पे लैंडिंग साइट फाइनल की गई है उसका नाम है मॉन्स माउंटेन या MF4। ठीक है। इसरो के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट देखें जो 2026 से 2037 के दौरान होंगे, उसमें से है पहला गगनयान मिशन जो कि 2026-27 में जो है लॉन्च करने का, और ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है जो कि अंतरिक्ष में जाएगा 3 अंतरिक्ष यात्री को लेकर। ठीक है। उसमें से एक है शुभांशु शुक्ला। ठीक है। इसके अलावा जो है चंद्रयान 4 मिशन 2027 में लॉन्च किया जाएगा, जिसके थ्रू जो है लैंडर रोवर जाएगा और वहां पे मून से सैंपल रिटर्न करके वापस जो है धरती पे आएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है 2028 में लॉन्च किया जाएगा वीनस प्लैनेट के लिए। मार्स मिशन जो है इसके लिए लैंडर रोवर जाएगा, मार्स पे जाएगा, और इसकी जो डेट रखी गई है टारगेट 2030 रखा गया है। इसके अलावा जो है चंद्रयान मिशन 5 जो है वो कब बताया था, 2028 में जापान के साथ मिलके जो है ये लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान मिशन 5। ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ और भी नेक्स्ट जनरेशन का स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम है एस्ट्रोसैट 2, इसको भी लॉन्च करने का है। इसके अलावा कुछ सैटेलाइट और मिशन लॉन्च किए जाएंगे, जैसे PSLV GSLV लॉन्च किया जाएगा। और एक भारत का बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसका निर्माण 2028 से लेकर 2035 तक होने का टारगेट रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है बलिंदर शाह के द्वारा। ठीक है। तो नेपाल में रैप म्यूजिक से राजनीति में आए इंजीनियर बालेंद्र शाह, जिनको हम बालेन शाह भी कहते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और इसी महीने हुए जो नेपाल में आम चुनाव हुए थे, तो इनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 2/3 से ज्यादा सीटें पाकर सत्ता में आई है। और ये मात्र 35 वर्ष के, और ये नेपाल के सबसे कम उम्र में नेपाल के ये प्रधानमंत्री बने। और अभी हाल ही में न्यूज़ में आया है कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री थी KP शर्मा ओली, इनके खिलाफ जो है जेएनजी आंदोलन जब हुआ था नेपाल में, उस दौरान जो है इन्होंने जो है रोकने का जो प्रयास किया था जेएनजी आंदोलन का, और इसके लिए जो है इन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई किया है और जो है इनको अभी जो है हिरासत में लिया गया है। ठीक है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो 2/3 बहुमत के साथ BNP के नेता तारिक रहमान जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। इसके अलावा मियां आमिर मोटली जो है बारबाडोस की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। राजेश कुमार पांडे नॉर्थ रेलवे जोन के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। भारतीय मूल की वरिष्ठ टेक लीडर आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन को जो है सिड स्किल इंडिया डिजिटल हब का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नीति आयोग की CEO बनी है निधि छिब्बर। भारत की जो क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, उनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी नामित किया गया है। रॉब जेटरन जो है नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सुनेत्रा पवार बनी है। और दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए थे तरनजीत सिंह संधू। ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं मोस्तफा खामनेई। और भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय दंत आयोग का गठन किया गया है, इनके पहले सदस्य बने डॉक्टर संजय तिवारी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है जफर इकबाल को। ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें और भी कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। ये है जफर इकबाल। ठीक है, पहले हम देखते हैं किस किस कैटेगरी में दिया है। तो सबसे पहले जो है ये जो अवार्ड दिया गया है, ये खिलाड़ियों को 2025 के दौरान जो शानदार प्रदर्शन किया गया है खिलाड़ियों के द्वारा, उसके लिए सम्मानित किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये दिया गया है, ये दिया गया है जफर इकबाल को। ठीक है। इसके अलावा जो है प्लेयर ऑफ द ईयर जो है पुरुष कैटेगरी में वो दिया गया है हार्दिक सिंह को। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला जो है ये दिया गया है नवनीत कौर को। और बलजीत सिंह अवार्ड दिया गया है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है, ये दिया गया है बिज्जू देवी को। ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है, सॉरी यहाँ पे ये छूट गया, मेजर लाइफ टाइम होगा। और यहाँ पे जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए हैं मेल कैटेगरी में, ये रहे हैं हार्दिक सिंह। फीमेल कैटेगरी में रहेंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज नवनीत कौर। और जो है आपका बलजीत सिंह अवार्ड, ठीक है, गोलकीपर को जो दिया जाता है बिच्चू देवी, उनका ये रहा। ठीक है। गेम से रिलेटेड देखें, कुछ कुछ कैटेगरी में अवार्ड भी दिए गए हैं अभी हाल फिलहाल में। तो बीसीसीआई के नमन अवार्ड 2026 में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है राहुल द्रविड़ एंड रोजर बिन्नी को। और प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई है फीमेल कैटेगरी में मिताली राज जो है ये फीमेल कैटेगरी में लाइफ टाइम अचीवमेंट में अवार्ड मिला है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे थे शुभमन गिल और स्मृति मंथाना। 2026 के फरवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ रहे, ये फरवरी माह के लिए अरुंधति रेड्डी और साहिबजादा फरहान। डेनमार्क में जो है आगामी थॉमस कप और यूबर कप आयोजित किया जाएगा। उसमें थॉमस कप के लिए जो है प्रतिनिधित्व किया जाएगा लक्ष्य सेन के द्वारा, और ऊबर कप के लिए किया जाएगा पीवी सिंधु के द्वारा। इसके अलावा जो है इंडिया की महिला क्रिकेट टीम को 2026 लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये जनवरी के लिए, तो ये बने थे डैरी मिशेल एंड शोभना मोस्टरी। इसके अलावा जो है बीबीसी के द्वारा जो है कुछ अवार्ड दिए गए थे, जिसमें 2025 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई थी स्मृति मंदाना। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रही थी दिव्या देशमुख, चेस से संबंधित है। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रही थी प्रीति पाल, एथलेटिक्स से संबंधित है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था अंजलि भागवत को, शूटिंग से संबंधित है। स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर रही थी द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, द इंडियन वुमेन कबड्डी टीम एंड इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम फॉर द ब्लाइंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा 2030 तक कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये स्थापित किया जाएगा पानीपत, हरियाणा में। तो ये जो 2030 तक जो है इसके थ्रू, इस प्लांट के थ्रू 250 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और 2 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये प्लांट जो है पानीपत में बनाया जाएगा। इससे पहले जो है फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है जोरहाट आसाम में बनाया गया था अप्रैल 2022 में। फर्स्ट स्टेनलेस सेक्टर जो कि है जिंदल स्टेनलेस, इन्होंने हिसार में जो है हाइड्रोजन प्लांट बनाया था 2024 में। और पहला मेक इन इंडिया के तहत मेगावाट स्केल प्लांट बना था, वो कांडला पोर्ट गुजरात में बना था 2025 में। हरियाणा से रिलेटेड फैक्ट देखें तो नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 में हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत टॉप अचीवर का अवार्ड प्रदान किया गया था। गीता महोत्सव जो है हरियाणा में ही आयोजित किया जाता है कुरुक्षेत्र में, जहां पहली बार नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। हरियाणा से बनने वाले पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जस्टिस सूर्यकांत, जो कि अभी इंडिया के 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है।
देश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानजनक तरीके से रिसाइकलिंग करने का वैज्ञानिक मॉडल जो है पानीपत हरियाणा में ही लगाया गया था। और हर देश की पहले हाइड्रोजन ट्रेन जो है दिल्ली से हरियाणा के ही जो है जिंद तक चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 किस देश में संपन्न हो रही है? तो ये संपन्न हो रही है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है कैमरून में। ठीक है, तो ये WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है जो कि कैमरून की राजधानी जो है याऊडे में जो है संपन्न हो रही है। इसकी अध्यक्षता कैमरून के व्यापार मंत्री श्री ल्यूक मैग्लियर मवारगा अंता गाना कर रहे हैं और इसमें भारत का नेतृत्व कर रहे हैं भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल। कैमरून देखे तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे जो है कैमरून की लोकेशन है। ठीक है, जो कैमरून है इसकी राजधानी याओडे है। ठीक है, और इसकी जो सीमा है इधर जो है ये नाइजीरिया से लगती है, इधर नाइजर है, इधर चाड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और इधर कॉन्गो और गैबोन है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसकी जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है सनागा और यहाँ पे जो है वीवन्यू रिवर जो देख रहे हैं ये यहीं से निकलती है लेक लागडो से जो कि स्थित है कैमरून में और यहाँ से जो है ये निकलती है और यहाँ से जो नाइजर रिवर है उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी बनती है। कैमरून की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कैमरून और ये एक एक्टिव वॉल्केनो भी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसकी सीमा इधर जो है गल्फ ऑफ गिनी से निकल लगती है। यहाँ पे जो है लेक चाड है जो कि कैमरून और ये चाड है इसकी भी सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ आवर का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है WWE। ठीक है, तो ये जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसके द्वारा किया जाता है। तो ये 2026 में अर्थ आवर जो है 28 मार्च को बनाया गया था और इसके अनुसार जो है 8:30 से लेकर 9:30 बजे रात में जो है ये दुनिया भर में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत बताएं तो इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से हुई थी और इसका आयोजन जो है WWF द्वारा किया जाता है और इसमें जो है क्या लोगों जो है 8:30 से 9:30 बजे रात में जो है लाइट ऑफ कर देते हैं ताकि जो है इसका ऐसा करने के पीछे ये कारण है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाना और ऊर्जा की बचत करना इसका संदेश देना है। 2026 जो है ये इस अर्थ आवर का जो है 20वें वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इस बार की थीम है पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा घंटा बिगेस्ट आर फॉर अर्थ, जिसमें लोगों को न केवल लाइट बंद करना है बल्कि पृथ्वी के लिए कुछ सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साध्वी निरंजन ज्योति किस संवैधानिक आयोग का अध्यक्ष पद संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो ये बनी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो ये पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है और वे इस प्रतिष्ठित संवैधानिक पद को संभालने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी है। NCVC की बात करें तो ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय है जो OBC या अन्य पिछड़ा वर्ग कहें उसके अधिकार शिकायत और कल्याणकारी उपायों की जांच करता है। ठीक है, इसका जो गठन है सबसे पहले ये वैधानिक संस्था बनी 1993 में। इसको संवैधानिक का दर्जा कब मिला? 2018 में। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पॉलिटी में जो है ये सारे आपको ईयर याद होने इम्पोर्टेंट है कि किस संशोधन के थ्रू बना, कब बना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। 2018 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना तो ये कैसे बना? कौन सा जो है
संविधान संशोधन एक्ट लाया गया, तो वो लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था वो था 102। ठीक है? इसके थ्रू जो है ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा मिला। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा मिला, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई आर्टिकल जो है ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो आर्टिकल जो ऐड किया गया उसका नाम था 338 बी, जिसमें आयोग की संरचना के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 342 ए, इसमें पिछड़ी जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार जो है ये मेंशन किया गया। ठीक है? तो इसमें अगर एनसीपीसी की बात करें तो इसमें जो है 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका प्रमुख कार्य पिछड़े वर्ग से संबंधित शिकायत और कल्याणकारी उपायों की जांच करना, सामाजिक शैक्षिक विकास के लिए सलाह देना, उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना। एनसीपीसी के पास जो है मामलों की जांच के दौरान ये सिविल कोर्ट की तरह इसको शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है? ये एक मैंने शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट 1993 में हुआ था। संवैधानिक जो दर्जा मिला था 2018 में। ये ओबीसी से रिलेटेड मामलों को डील करता है। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था? 102 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? 338 बी। ठीक है? एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 मेंबर होते हैं और ये सब अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है? और ये ओबीसी से रिलेटेड जो है काम करते हैं उनके राइट के लिए, उनके कंप्लेन के लिए, ओबीसी का लिस्ट में किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, और अपनी रिपोर्ट जो है ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है? इनका इंपॉर्टेंस है कि सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी को और इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है ये इन्हीं के थ्रू दिखाया जाता है। और आर्टिकल 338 बी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसी के थ्रू जो है इनको जो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू इनको इंक्लूड किया गया था। ठीक है? कल मैंने आपसे पूछा था कि किसके द्वारा लिखी गई किताब करुणा द पावर ऑफ द कंपैशन का विमोचन सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत और किरण बेदी द्वारा किया गया है। तो ये लिखा गया था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। आज का क्वेश्चन है कि स्ट्राइक ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे हवाई अड्डा कौन बना है? आपके ऑप्शन है चांगी एयरपोर्ट, इंचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हनेडा एयरपोर्ट और आईजीआई एयरपोर्ट। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ आप अपने ग्रुप में भी इसको जो है प्रमोट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे इसमें जुड़ सकें। तो आप सबका जो है वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।